नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। राजीव क्वेश्चन बैंक कक्षा 12 नागरिक शास्त्र का आज 9वां लेक्चर और इस 9वें लेक्चर के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है और वो भी जो 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके सभी सलूशन हम लोग एक साथ कर रहे हैं। तो आइए आज क्लास को शुरू करने के पहले अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है गुट निरपेक्षता की नीति को स्पष्ट कीजिए अथवा गुट निरपेक्षता से क्या आशय है। भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में क्या यह प्रासंगिक रह गया है। यहाँ दोनों बातें हैं कि गुट निरपेक्षता की नीति का आशय क्या है और यह भी चर्चा करनी है कि आज के परिप्रेक्ष्य में क्या गुट निरपेक्ष प्रासंगिक रह गया है कि नहीं। तो आइए यहाँ देखिए भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की विशेषताएं क्या हैं। और आप पता है कि भारत अपने स्वतंत्रता मिलने के बाद उसका सबसे पहली अपनी विदेश नीति का आधार बनाया कि हम दुनिया के दो जो शक्तिशाली देश थे, महाशक्तिशाली देशों में रखे जाते थे, सोवियत संघ और रूस। इन दोनों देशों के किसी गुटों में शामिल नहीं होंगे, बल्कि गुटों में शामिल ना होकर के एक सत्यता पर एक सही और गलत क्या हो रहा उसके आधार पर अपनी नीतियों का निर्धारण करने के लिए स्वयं को प्रोत्साहित कर रहा है। और इसी आधार पर दोनों गुटों में शामिल ना होकर के उसकी विदेश नीति का जो आधार बना वह बना गुट निरपेक्षता। अब यहाँ लिखना है कि भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की विशेषताएं क्या हैं। भारत की विदेश नीति तैयारी करने और लागू करने में भारत की प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए वही प्रश्न है। तो लागू करने में भारत के प्रधानमंत्री जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके पहले भारत की स्वतंत्रता के बाद अपनी विदेश नीति का निर्धारण किया, तो उसमें प्रमुख रोल किसका है? जवाहरलाल नेहरू की, क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति वर्तमान में भी प्रासंगिक है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। गुट निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? गुट निरपेक्ष आंदोलन के आरंभ में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो सभी प्रश्न के नेचर एक ही जैसे लिखने हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्नों पर। तो इस पहले प्रश्न के चाहे आप ये पूछे चाहे जो भी पूछे उसमें से सबका उत्तर एक है, पूछने का अर्थ उसका वही है। अब गुट निरपेक्षता की नीति को हम लोगों को जानना है। क्या जानना है? गुट निरपेक्षता की नीति क्या है। आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में कोई स्वतंत्र घटना नहीं है। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कोई स्वतंत्र घटना नहीं है। समस्त विश्व में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहे थे। भारत में नहीं बल्कि कहा जाए कि संपूर्ण विश्व में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध पूरे विश्व के अंतर्गत पूरे विश्व पर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद छा गया था और उपनिवेश और साम्राज्यवाद के विरुद्ध पूरे विश्व में एक आंदोलन छिड़ गया था या चल रहा था। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी इसी विश्वव्यापी संघर्ष का अंग था। पूरे विश्व में इसके खिलाफ युद्ध चला था। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ पूरे विश्व का जो संघर्ष चल रहा था और इस विश्वव्यापी संघर्ष का एक पार्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी रहा। इस आंदोलन का प्रभाव कहां पड़ा? एशिया, अफ्रीका के कई मुक्त आंदोलनों पर हुआ।
स्वतंत्रता मिलने से पहले भी भारत के राष्ट्रवादी नेता विश्व के अन्य उपनिवेशों में मुक्ति संग्राम चला रहे नेताओं के संपर्क में थे। स्वतंत्रता जब मिली तो मिलने के बाद भी भारत के राष्ट्रवादी जो नेता थे वह विश्व के अन्य उपनिवेशों में, भारत को स्वतंत्रता में मिली तो उस स्वतंत्रता के मिलने के बावजूद भी विश्व में और भी जो देश उपनिवेशों के शिकार थे उनको भी उपनिवेशीवादी शासन से मुक्त दिलाने के लिए नेताओं के संपर्क में थे। ये सभी नेता अंततः उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक सम्मिलित संघर्ष लड़ रहे थे, अर्थात पूरा विश्व इस उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी व्यवस्थाओं के खिलाफ एक संघर्ष जारी किए हुए थे। अब आइए देखिए, लिखा गया नेता सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जब दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ 1939 से 45 में, उस युद्ध के दौरान जब वो युद्ध था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उस दौरान इंडियन नेशनल आर्मी जिसे हम INA का गठन किया था। इससे स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के संबंध विदेशों में रह रहे भारतीयों से बन चुके थे। जब इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया तो इस इंडियन नेशनल आर्मी के गठन के फलस्वरूप ये दिखाई देता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन भारत में चल रहा था, उस समय भारत के संबंध जो विदेशों में भारतीय रह रहे थे उनसे भी इनका आपस में कनेक्टिविटी थी, ये आपस में एक जुड़े हुए थे। किसी राष्ट्र की विदेश नीति से उसके आंतरिक और बाहरी सरोकारों की, किसी राष्ट्र की विदेश नीति से उसके आंतरिक और बाहरी सरोकारों की झलक मिलती है। किसी भी राष्ट्र की अगर विदेश नीति को देखकर, विदेश नीति उसका यह निर्धारण करता है उनकी आंतरिक और बाहरी चीजों का किससे किससे रिलेशन है, कैसा संबंध है, किस ढंग से चल रहा है। कहा जाए तो किसी भी देश का विदेश नीति ही उसके आंतरिक और बाहरी सरोकारों की झलक मिलती है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जिन उदात्त विचारों से प्रेरित था उसका प्रभाव भारत की विदेश नीति पर भी पड़ा। भारत की विदेश नीति किससे पढ़ाई? भारत की विदेश नीति उससे भी प्रभावित हो रही है भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पर जिनका विचार प्रभावशाली, जो विचार भारतीय राष्ट्रीय उदात्त विचार जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किए, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाए, उन विचारों का भी प्रभाव भारत की विदेश नीति पर पड़ा। यद्यप भारत को जिस समय स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय शीत युद्ध का दौर भी आरंभ हो चुका था। जिस समय भारत स्वतंत्रता का दौर देखा जाए, जिस समय भारत की स्वतंत्रता का दौर प्रारंभ हुआ था उसी समय भारत शीत युद्ध का भी शुरुआत हो चुकी थी। जिस समय कह रहा है कि भारत को जिस समय स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, भारत को स्वतंत्रता 1947 में, और शीत युद्ध का प्रारंभ कब हो रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का प्रारंभ हो रहा है। तो भारत में जिस समय स्वतंत्रता की शुरुआत हो रही है उसी समय पूरे विश्व पर कहा जाए शीत युद्ध की भी एक छाया, शीत युद्ध का भी एक प्रभाव दिखाई देता है। शीत युद्ध का प्रारंभ हो चुका था। शीत युद्ध के दौर में विश्व के देश दो खेमों में बटे रहे थे। क्लियर है? शीत युद्ध में पूरा विश्व दो खेमों में बटा था, एक पूंजीवादी दूसरा साम्यवादी। एक का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका, दूसरे का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ। एक खेमे का अगुआ संयुक्त राज्य अमेरिका तो दूसरे सोवियत संघ। दोनों खेमों के बीच विश्व स्तर पर, दोनों खेमों के बीच विश्व स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराहट जारी थी। दोनों देशों के मतलब सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव जारी था। इस दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ भी अस्तित्व में आया। जहां शीत युद्ध शुरू हुआ था
वहीं आप देखिए इसी बीच क्या सा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की भी अस्तित्व में आया। परमाणु हथियारों का निर्माण भी प्रारंभ हुआ। तृतीय विश्व युद्ध परमाणु हथियारों का भी निर्माण आरंभ हुआ। चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया भी इसी दौर में प्रारंभ हुई थी। भारत में के नेताओं को अपने राष्ट्रीय हित इसी संदर्भ की परिधि में साधने थे। भारत के अपने जो राष्ट्रीय हित थे इसी परिधि के समय जो दुनिया में चल रहा था, दुनिया किस दिशा में बढ़ रही थी, तो हमने कहा कि दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। पहला था सोवियत संघ और अमेरिका, दो खेमों में बटी हुई थी। वहीं परमाणु हथियारों का निर्माण भी प्रारंभ हो गया था। दूसरा, चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। औपनिवेशिक की प्रक्रिया भी इसी दौर में प्रारंभ हुई और भारत के नेताओं के सामने अपने राष्ट्रीय हित के संदर्भ इन्हीं परिधि से साधने थे, इसी परिधि के बीच में लेने थे कि मेरा राष्ट्रीय हित कैसे प्रभाव हो। आइए अब देखें नेहरू की भूमिका, विदेश नीति पर नेहरू की भूमिका क्या थी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाई। राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निभाई। इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का विदेश नीति के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेहरू देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ, ये भी ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। प्रधानमंत्री तो थे, साथ ही साथ विदेश मंत्रालय भी उनका था। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 1964 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर व्यापक प्रभाव डाला। 1946 से 1964 तक भारत की विदेश की नीति की रचना और उसके क्रियान्वयन पर विशेष प्रभाव डाला। नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे। नेहरू की जो विदेश नीति थी उसके 3 बड़े उद्देश्य कौन थे? कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। पहला इनके सामने विदेश नीति का यह निर्धार था कि हम किसी भी कीमत पर भारत की संप्रभुता को कायम रखना इनकी विदेश नीति का प्रमुख आधार था। दूसरा, यहां देखें, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को भी बनाए रखना और तीव्र गति से आर्थिक विकास करना। कौन कौन से थे? 3। पहला कि भारत स्वतंत्रता, कठिन संघर्ष के प्राप्त बाद जो हमें संप्रभुता प्राप्त थी इसे सुरक्षित रखना, साथ ही साथ क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तीसरा बिंदु तीव्र गति से आर्थिक विकास करना। नेहरू इन उद्देश्यों को गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर प्राप्त करना चाहते थे। इस उद्देश्य को कैसे प्राप्त करना चाहते थे? गुट निरपेक्षता की नीति अपना करके इसे प्राप्त करना चाहते थे। उन दिनों देश में कुछ पार्टियां और समूह ऐसे भी थे जिनका मानना था कि भारत को अमेरिका खेमे के साथ अधिक निकटता बढ़ानी चाहिए। अब भारत की कंडीशन जाइए, उस समय भारत में यह चीजें चल रही थी कि कुछ लोग, कुछ पार्टियों के लोग मानते थे कि भारत को अमेरिका के साथ अधिक निकटता बढ़ानी चाहिए क्योंकि इस खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र के समर्थक के रूप में थी। कुछ लोगों का मानना था कि भारत को अमेरिका से नजदीकी बढ़ानी क्योंकि इसका संबंध प्रतिष्ठित लोकतंत्र से है। इस धारा पर सोचने वाले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी सम्मिलित थे। साम्यवाद की विरोधी साम्यवाद की विरोधी कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहती थी कि भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनाए। ऐसे दलों में भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी प्रमुख थे, किंतु विदेश नीति को तैयार करने के मामले में
नेहरू को विशेष बढ़त प्राप्त थी। कुछ लोगों की मंशा थी कि अमेरिका लोकतांत्रिक देश है, हमें इस लोकतंत्र के आधार पर अपनी विदेश नीति का निर्धारण जो करना है वह अमेरिका के आधार पर करें। किसके आधार पर? अमेरिका को अपने नजदीकी बनाने की भूमिका पर बल दे रहे थे। किस पे दे रहे हैं? अमेरिका पर बनाना चाहते थे। कुछ थे तो जो सोवियत की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। तो ऐसी शंकाएं थी भारत में, ऐसी विचार थे। लेकिन इन सारे विचारों में भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका विदेश नीति के निर्धारण में कहा जाए तो एक अलग थी। भारत की विदेश नीति पर उनकी सोच जो भी और सोचते उससे काफी अच्छी थी, बढ़त थी का मतलब है कि उसे ज्यादा लोग मानते थे। अगला प्रश्न, चीन के भारत पर 1962 में आक्रमण की विवेचना कीजिए। भारत और चीन के बीच विवाद के प्रमुख मुद्दों का परीक्षण कीजिए, अथवा वर्तमान भारत चीन संबंध का मुख्य आधार सीमा विवाद एवं आघात है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। चीन के साथ भारत के संबंधों की विवेचना कीजिए। चीन का आक्रमण 1962 में। चीन का आक्रमण कब? 1962 में। और पढ़ना क्या? चीन का भारत पर 1962 का आक्रमण है। तो चीन का आक्रमण भारत पर कब हुआ बच्चों? 1962 में। अब देखिए, अब भारत के चीन के साथ मित्रवत संबंध में दो कारणों से कटुता आई। मित्रता में इनकी शत्रुता में बदलने के कितने कारण? दो कारण से जो इनके भारत और चीन के बीच मित्रता का संबंध थे, उनके बीच कटुता आने का दो कारण हैं। बताए, कटुता दो कारणों से इनके बीच कटुता आई। चीन ने 1950 में तिब्बत पर अधिकार कर लिया। इनके बीच जो कटुता आई वह यह था कि 1950 में चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। इससे भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक रूप से जो एक मध्यवर्ती राज्य बना चला आ रहा था। भारत और चीन के बीच कौन सा रहा? एक मध्यवर्ती राज्य जो बना चला आ रहा था, सदियों से जो मध्यवर्ती राज्य के रूप में भूमिका निभा रहा था, वह समाप्त हो गया। और क्या 1950 में तिब्बत पर आक्रमण लेने के बाद वह क्या हुआ? जो एक मध्यवर्ती की भूमिका निभाया जा रहा था, वह भारत और चीन के बीच क्या हुआ? समाप्त हो गया। आरंभ में भारत सरकार ने चीन के इस कदम का प्रत्यक्ष तौर पर विरोध नहीं किया, और यह भी बात है भारत सरकार द्वारा इसका प्रत्यक्ष रूप से विरोध नहीं किया गया। यद्यपि तिब्बत की संस्कृति को कुचलने की खबरें जैसे जैसे सामने आने लगी, तिब्बत की संस्कृति को कुचलने की बातें जो हैं सामने आने लगी, वैसे वैसे भारत की बेचैनी भी बढ़ने लगी। भारत और चीन के बीच जो मध्यवर्ती राज्य के रूप में तिब्बत जाना जाता था, तिब्बत को चाइना के द्वारा अपने कब्जे में लेने के बाद इतना ही नहीं किया, बल्कि उसकी सांस्कृतिकता को भी उसके द्वारा रौंदा जाने लगा। अब इस सांस्कृतिक रौद से भारत का चिंतित होना स्वाभाविक था। हालांकि जिस समय चीन ने तिब्बत पर अपना अधिकार किया, हम कह सकते हैं तो चीन के इस कदम को भारत के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर अगर देखा जाए तो विरोध नहीं किया गया था, लेकिन सांस्कृतिक रूप से जैसे से कुचलने की खबरें आने लगी तो भारत का चिंता होना स्वाभाविक था, और यह चिंता बढ़ भी गई। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत से राजनीतिक शरण मांगी। अब यहां देखिएगा, संस्कृत पतन की तरफ संस्कृत को तोड़ने लगे, संस्कृत उनके अनुरूप कार्य पर रोक लगावट लगी। तो ऐसे समय में दलाई लामा जो तिब्बत के धर्मगुरु नेता थे, वो भारत से क्या मांगे? शरण मांगी।
और 1959 में भारत ने उन्हें शरण दे दी। 1959 में दलाई लामा को भारत ने क्या किया? शरण दिया। अब चीन ने आरोप लगाया कि भारत सरकार आंतरिक रूप से चीन विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। अब यहीं पहला आरोप क्या लग गया कि चीन के द्वारा भारत चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के नाते अब यहां इस आरोप का जो लगाया गया दलाई लामा को संरक्षण देने के नाते, शरण देने के नाते चीन ने आरोप क्या लगा दिया? भारत सरकार इसके आंतरिक मामलों में क्या कर रहा है? हस्तक्षेप कर रहा है और चीन विरोधी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। चीन के विरोध में गतिविधियां अपनी भारत क्या कर रहा है? तेज कर रहा है। यह आरोप लगाए गए किसके द्वारा? चीन के द्वारा। इससे कुछ दिनों पहले भारत और चीन के बीच एक सीमा विवाद भी उत्पन्न हुआ। इससे कुछ दिन पहले एक और विवाद भी हुआ था। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद भी उत्पन्न हुआ था। भारत का दावा था कि चीन के साथ सीमा रेखा का मामला अंग्रेजी शासन के समय ही सुलझाया जा चुका है। भारत मानता है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा का विवाद है, इस विवाद को अंग्रेजी शासन के समय ही सुलझाया जा चुका है। लेकिन चीन की सरकार का कहना था कि अंग्रेजी शासन के समय का निर्णय नहीं माना जा सकता। चीन यह मानता है कि जो अंग्रेजी शासन के दौरान भारत चीन सीमा का निर्धारण बनाया गया था, हम उसको माना नहीं जा सकता। मुख्य विवाद चीन से लगी लंबी सीमा रेखा के पश्चिम और पूर्वी छोर के बारे में था। कौन कौन सा छोर था? पश्चिमी और पूर्वी छोर के बारे में था। चीन ने भारतीय भूक्षेत्र में पड़ने वाले दो क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले भाग के अक्साई चीन, जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले भाग पर कौन सा? अब यहां ध्यान दीजिए, अक्साई चीन। और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश भागों पर अपना अधिकार प्रस्तुत किया। चीन ने सीमा विवाद का जो मामला उसका है कि वह जो मानना था कि अंग्रेजों के द्वारा जो सीमा का निर्धारण किया गया है वह उसे नहीं मानता, जबकि भारत का मानना था कि अंग्रेजी शासन के समय में ही सीमा विवाद का निर्णय हो चुका है। लेकिन उस निर्णय को नहीं मानता। वह जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले क्षेत्र में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश भागों को अपना अधिकार प्रस्तुत किया, वह मांगा। अरुणाचल प्रदेश को उस समय नेफा या उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता था। नेपा या उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता था। अब यहां देखें 1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीन क्षेत्र पर 1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीन क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। 1957 से 1959 के बीच चीन ने कहा अक्साई चीन पर नियंत्रण कर लिया। इस क्षेत्र पर उसने रणनीतिक बढ़त प्राप्त करने के लिए सड़क बनाई। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच लंबी लंबी चर्चाएं और बातचीत चली, लेकिन इसके बावजूद भी मतभेद का सुलझाया नहीं जा सका। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर कई बार झड़प हो चुकी। यह कब कब्जा किया गया? 1957 से
1959 के बीच में देखिए अक्साई चीन क्षेत्र पर चीन के द्वारा क्या कर लिया गया, नियंत्रण कर लिया गया। और इसके लिए अनेक बार सीमा पर कई बार इस पर झड़प भी हो चुकी है, और लेकिन इसके बावजूद भी मतभेद को अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। जिस समय पूरे विश्व का ध्यान दो महाशक्तियों के गठजोड़ से जिस समय पूरे विश्व का ध्यान दो महाशक्तियों के गठजोड़ से पैदा इस संकट की ओर लगा हुआ था। दो महाशक्तियों के बीच में कौन कौन सी दो महाशक्तियां? अमेरिका और रूस के मध्य जो गतिरोध उत्पन्न हुआ, शीत चल रहा था, एक संकट दिखाई दे रहा था, की ओर लगा हुआ था। ठीक उसी समय चीन ने 1962 के अक्टूबर में दोनों विवादित क्षेत्रों पर बड़ी तीव्र तथा व्यापक स्तर पर आक्रमण कर दिया, जहां पूरा विश्व दो महाशक्तियों से की विचारों से, दो महाशक्तियों की रणनीति से जो गतिरोध पैदा हुआ था, उसी बीच में आप देखिए इन दो महाशक्तियों के गतिरोध से जो पैदा हुए, उस संकट की ओर जहां लोगों का ध्यान था, उस ध्यान से हटकर ठीक उसी समय चीन ने 1962 में भारत पर क्या किया, विवादित क्षेत्रों पर बड़ी तीव्र और व्यापक स्तर पर आक्रमण कर दिया। 1962 में कहां? अक्टूबर, दोनों विवादित क्षेत्र अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश पर व्यापक स्तर पर चीन के द्वारा आक्रमण कर दिया गया। पहला आक्रमण 1 सप्ताह तक चला और इस दौरान चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। 1 सप्ताह तक चले युद्ध में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। आक्रमण का अगला दौर नवंबर महीने में आरंभ हुआ। लद्दाख से लगे पश्चिम मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन की बढ़त रोकी, लेकिन पूर्व में चीनी सेना आगे बढ़ते हुए असम के मैदानी भागों के प्रवेश द्वार तक पहुंच गई। यहां कह रहा भारत ने चीन की बढ़त कहां रोकी? लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर तो भारतीय सेना ने चीन की बढ़ती हुई सेनाओं को रोकने में सफल रहा, लेकिन पूर्व की तरफ अगर देखा जाए तो पूर्व में चीनी सेना को बढ़ने से नहीं रोक पाई और वह असम के मैदानी भागों के प्रवेश द्वार तक पहुंच गई थी। अंततः चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया। चीन के द्वारा यह एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया गया और चीन की सेनाएं उस मुकाम पर लौट गई जहां वे हमले से पहले के समय में तैनात थे। एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया और चीन की सेनाएं उस मुकाम पर लौट गई जहां वे हमले से पहले के समय में, मतलब जहां से उन्होंने हमला किया था वहां तक वो अपनी सेना को वापस बुला लिए। यह घटना कब की थी? यह घटना आप देखें 1962 में यह घटना हो रही है। चीन युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों ही जगह आघात लगा। इस युद्ध में भारत की छवि को लेकर देश और विदेश में दोनों जगह इसको आघात लगा। इस संघर्ष से उबरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य सहायता की गुहार लगानी पड़ी। ऐसी यह संकट जो आया चीन के द्वारा, जो 1962 पर भारत पर आक्रमण करके भारत के पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश तक जो सीमाओं को पहुंचाया, इससे भारत की विदेश नीति पर देश और विदेश में काफी इसकी छवि धूमिल हुई। यह देखते हुए भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन से सैन्य सहायता के लिए अपील की, सैन्य सहायता मांगा। सोवियत संघ इस संकट की घड़ी में तटस्थ बना रहा। यह जब हुआ था तो ऐसी परिस्थिति में सोवियत संघ इस संकट की घड़ी में तटस्थ बना रहा। चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट लगी। चीन के इस युद्ध से भारतीय राष्ट्रीयों के प्रति जो उनके अपने स्वाभिमान पर एक आघात लगा,
लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्र भावना भी बलवती हुई। चोट लगा लेकिन राष्ट्रीय भावना क्या हुई? बलवती हुई। कुछ प्रमुख सैन्य कमांडरों ने या तो त्यागपत्र दे दिया, सैन्य प्रमुख कमांडरों ने त्यागपत्र दे दिया या अवकाश ग्रहण कर लिया। नेहरू के निकट सहयोगी और तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन को भी मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा। नेहरू की छवि भी थोड़ी धूमिल हुई। चीन के मंतव्य को समय रहते न भाप सकने और सैन्य तैयारी न कर पाने को लेकर नेहरू की बड़ी आलोचना हुई। पहली बार उनकी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और लोकसभा में इस बार बहस हुई। इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण उपचुनाव में पराजय झेली। देश का राजनीतिक मानस परिवर्तित होने लगा था। इस युद्ध के बाद आप देखें कि कुछ जहां लोगों के अंदर भारत के राष्ट्रीयता के प्रति एक स्वाभिमान को कहा जाता है कि 1962 का जब युद्ध हारा गया तो एक स्वाभिमान पर चोट लगा, लेकिन इसके साथ ही राष्ट्रीयता की भावनाएं भी तीव्र हुई और इसका परिणाम कि कुछ सैन्य और सैन्य प्रमुखों के द्वारा अपने पद को भी अवकाश छोड़ा गया। यहां तक उस समय के रक्षा मंत्री थे वीके कृष्ण मेनन को भी पद खाली करना पड़ा, अपने पद से इस्तीफा दिए। और पहली बार भारतीय मंत्रिमंडल में पंडित जवाहरलाल की छवि भी धूमिल हुई। संसद पर उनसे प्रश्न पूछे गए, अविश्वास प्रस्ताव भी लाए गए और इसके लिए लोकसभा में बहस भी हुआ। और यही नहीं, इसी युद्ध के बाद कांग्रेस को कुछ प्रांतों में पराजय का मुख भी देखना पड़ा। कहने का मतलब देश का राजनीतिक मानस अब क्या लेने लगा, परिवर्तित होने लगा। भारत चीन संघर्ष का प्रभाव विपक्षी दलों पर भी हुआ। इस युद्ध और चीन सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बड़ी उठापटक मची। सोवियत संघ का पक्षधर खेमा भाकपा में ही रहा और उसने कांग्रेस के साथ निकटता बढ़ाई। दूसरे खेमा कुछ समय के लिए चीन का पक्षधर रहा और यह खेमा कांग्रेस के साथ किसी भी तरह की निकटता के विरुद्ध था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई। इस पार्टी के भीतर जो खेमा चीन का पक्षधर था उसने मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM माकपा बनाई। चीन युद्ध क्रम में माकपा के कई नेताओं को चीन का पक्ष लेने के आरोप में बंदी बना लिया गया। माकपा के कई नेताओं को इस युद्ध में, तो यहां आप देखेंगे कि भारत और चीन का जो यह संघर्ष चला, विपक्षी दलों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। इस युद्ध में चीन और सोवियत संघ के बीच में जो मतभेद दिखाई देता था, दोनों के बीच में जो मतभेद उत्पन्न हुए, उससे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी एक उठापटक दिखाई देता है। और इस उठापटक का परिणाम था कि जो चीन के पक्षधर थे और वे जो चीन का पक्षधर रहा और यह खेमा कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के निकटता के विरुद्ध था। जो चीन का कम्युनिस्ट पक्षधर था वह किसी तरह से कांग्रेस के साथ नहीं था और जो चीन का पक्षधर नहीं था, सोवियत संघ से परिचित था, वह कांग्रेस के पक्षधर थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसी दौर में 1964 में टूट गई। इस पार्टी के पीछे खेमा चीन का पक्षधर था, उसने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM बनाई। चीन युद्ध के क्रम में माकपा के कई नेताओं को चीन का पक्ष लेने के आरोप में क्या किया गया, बंदी बना लिया गया। जब इन्होंने चीन का पक्ष लिया तो कुछ नेताओं को इसमें क्या किया गया, बंदी बना लिया गया। चीन के साथ हुई युद्ध ने भारत के नेताओं को पूर्वोत्तर की डावाडोल स्थिति के प्रति सतर्क किया। यह क्षेत्र अत्यंत पिछड़ी दशा में था और अलग थलग पड़ गया था। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की दृष्टि से भी यह क्षेत्र चुनौतीपूर्ण था। चीन युद्ध के तत्काल बाद इस क्षेत्र को नए स्वरूप में ढालने का प्रयास आरंभ किया गया।
नागालैंड को प्रांत का दर्जा दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा हालांकि केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन उन्होंने अपनी विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया। युद्ध के बाद इस क्षेत्र पर भी ध्यान आकृष्ट करना अपरिहार्य हो गया और इस क्षेत्र के विकास के लिए, भारत की राष्ट्रीय अखंडता के लिए इस क्षेत्र का विकास करना भी महत्वपूर्ण हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के प्रमुख कारण क्या हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का प्रमुख कारण क्या है? पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के बाद ही कश्मीर के विलय को लेकर संघर्ष छिड़ गया। पाकिस्तान का विभाजन हुआ, विभाजन में कई होने के बाद ही कश्मीर के मुद्दे को लेकर के भारत और पाकिस्तान में संघर्ष दिखाई देने लगा। 1947 से ही कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक छाया युद्ध छिड़ गया। 1947 से ही कह दिया जाए तो कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक युद्ध की शुरुआत हो गई। यद्यपि यह संघर्षपूर्ण व्यापी युद्ध का रूप न ले सका। यह विषय फिर संयुक्त राष्ट्र के सुपुर्द कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ भारत के संबंध के दृष्टिकोण से पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण घटक रहा। संघर्षपूर्ण व्यापी युद्ध, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कहा जा सकता। पाकिस्तान के जन्म के साथ भारत की स्वतंत्रता के साथ इन दोनों का संघर्ष कश्मीर को लेकर के भारत और पाकिस्तान में अनवरत रहा। अब यहां कह रहा कि कभी भी यह दोनों के बीच युद्ध तो रहा अनवरत जन्म शुरू से ही, लेकिन कभी सर्वव्यापी युद्ध का रूप नहीं ले सका। यह विषय तब सीधे सीधे यह विवाद कहां लेके चला गया? संयुक्त राष्ट्र संघ में यह मैटर लेके पहुंचा गया, वहां उठाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ भारत के संबंधों के दृष्टिकोण से पाकिस्तान महत्वपूर्ण घटक रहा। इनकी नजरों में पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण था। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ भारत के संबंधों को देखते हुए पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में रहा। परस्पर हुए संघर्ष के बाद भी भारत और पाकिस्तानों के बीच सहयोग संबंध बना हुआ रहा। कश्मीर के परस्पर जो संघर्ष हमें दिखाई दे, इस संघर्ष के बाद भी भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच सहयोग संबंध बना हुआ है। इनके बीच सहयोग संबंध बना हुआ था, इस संघर्ष होते हुए भी। बांग्लादेश युद्ध, महीनों राजनयिक तनाव और सैन्य तैनाती के बाद, महीनों राजनयिक तनाव और सैन्य तैनाती के बाद 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक व्यापक युद्ध छिड़ गया। युद्ध तो पाकिस्तान के जन्म के साथ ही कश्मीर को मुद्दे को लेकर के भारत के साथ था, लेकिन एक व्यापक युद्ध का रूप कब लिया? 1971 में भारत और पाकिस्तान का एक व्यापक युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पंजाब और राजस्थान पर आक्रमण किए, जबकि उसकी सेना ने जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा खोला। पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान थे, पहला पॉइंट, ये लड़ाकू विमान कहां? पंजाब और राजस्थान पर आक्रमण किए, जबकि उसकी सेना जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा खोला। तो राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। प्रत्युत्तर में भारत ने अपनी वायुसेना, नौसेना और थल सेना के बल पर पश्चिम और पूर्वी मोर्चे से कार्रवाई की। स्थानीय लोगों के समर्थन और स्वागत के बीच भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में तीव्रता से आगे बढ़ी। 10 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया और अपने 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। जब भारतीय सेना ने ढाका को
तीनों तरफ से घेर लिया तो पाकिस्तान की सेनाओं को आत्मसमर्पण होने के लिए मजबूर होना पड़ा और इन पाकिस्तानी सेनाओं में 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना आत्मसमर्पण हुई। बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय के साथ बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय के साथ भारतीय सेना ने अपनी ओर से एक पक्षी युद्ध विराम घोषित कर दिया। भारत के द्वारा जब बांग्लादेश का उदय हुआ तो भारत अपना एक पक्षी युद्ध विराम घोषित कर दिया। बाद में 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो इंदिरा गांधी और कौन जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इससे शांति स्थापित हुई। जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच समझौता जो शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है 3 जुलाई 1972 को। युद्ध में इस निर्णायक जीत से देश में उत्साह की लहर दौड़ गई। इस निर्णय से देश में एक उत्साह की लहर दौड़ गई। अधिकांश भारतीयों ने इस गौरव की घड़ी के रूप में इसे एक गौरव की घड़ी के रूप में देखा और माना कि भारत का सैन्य पराक्रम प्रबल हुआ है। इंदिरा गांधी इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। 1971 के लोकसभा चुनाव में उन्हें विजय मिली। 1971 के युद्ध के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता अत्यधिक बढ़ गई। इस युद्ध के बाद ज्यादातर राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हुए। अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत से चुनाव जीती। 1971 के बाद जो चुनाव हुए इंदिरा गांधी की पॉपुलरिटी बढ़ी और पॉपुलरिटी इसलिए बढ़ी कि जीत मिला, सशक्त हुआ, राष्ट्रीयता लोगों के अंदर भाव विभोर किया और जहां जहां विधानसभाएं चुनी हुई वहां भी इंदिरा गांधी के द्वारा जीता गया। भारत ने अपने सीमित संसाधनों के साथ नियोजित विकास का आरंभ किया। सीमित संसाधनों के साथ साथ नियोजित विकास का आरंभ किया था। पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष के कारण पंचवर्षीय योजना पर विपरीत प्रभाव पड़ा। 1962 के बाद भारत को अपने सीमित संसाधन विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में लगाने पड़े। भारत को अपने सैन्य ढांचे का आधुनिकीकरण करना पड़ा। 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग और 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना हुई। किसकी स्थापना? 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग और 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 पर प्रभाव पड़ा और इसके बाद निरंतर 3 एक वर्षीय योजनाओं पर काम हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में ही आरंभ हो सकी। युद्ध के बाद भारत का रक्षा व्यय अत्यधिक बढ़ गया। यह तो भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के संदर्भ में थे। कारगिल संघर्ष वर्ष 1999 के आरंभिक महीनों में स्वयं को मुजाहिदीन बताने वालों ने भारत के सीमावर्ती इलाकों, देखिएगा कारगिल संघर्ष क्या था, 1999 के आरंभिक महीनों में स्वयं को मुजाहिदीन बताने वाले, स्वयं को क्या बताते थे? मुजाहिदीन। ये मुजाहिदीन भारत के सीमावर्ती इलाकों, सीमावर्ती इलाके कौन कौन से? द्रास, मास्को, काक्सर और बटालिक पर अधिकार कर लिए। कौन अधिकार कर लिया? मुजाहिदीन बताने वाले लोगों ने भारत के इलाकों में जिसमें द्रास, मास्को, काक्सर और बटालिक पर क्या किया? अधिकार कर लिया। मुजाहिदीनों की पाकिस्तानी सेना के साथ गठजोड़ की चाल को समझकर अब यहां इन मुजाहिदीनों का और पाकिस्तानी सेना के साथ क्या था? गठजोड़। इन दोनों की चाल को समझ करके भारतीय सेना ने अब जवाबी कार्रवाई की।
ये मुजाहिदीन होने के बता करके इसके सीमावर्ती इलाकों में प्रवेश किए भारत के। अब सीमा में प्रवेश करने के बाद जब मुजाहिदीन और पाकिस्तानी सेना की गठजोड़ को भारतीय शासन ने समझा, तब भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। फलस्वरूप दोनों देशों के बीच युद्ध आरंभ हो गया। इसे कारगिल संघर्ष के नाम से जाना जाता है। यह संघर्ष 1999 तक जारी रहा। 26 जुलाई 1999 तक भारत ने अपने अधिकतर ठिकानों पर अधिकार कर लिया। कारगिल संघर्ष ने विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि इसके ठीक एक वर्ष पहले दोनों देश परमाणु हथियार बनाने संबंधी अपनी अपनी क्षमता प्रदर्शित कर चुके थे। यद्यपि यह लड़ाई मात्र कारगिल के इलाकों तक ही सीमित थी, पाकिस्तान में इस लड़ाई को लेकर बहुत विवाद मचा। ऐसा कहा गया कि पाकिस्तान की सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री को इस मामले में अंधेरे में, ऐसा माना जाता पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री को इस मामले में अंधेरे में रखा। सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री को अंधेरे में रखा। कारगिल संघर्ष के बाद पाकिस्तान की सत्ता पर जनरल परवेज मुशर्रफ, कारगिल संघर्ष के बाद पाकिस्तानी सेना पर किसका अधिकार हो गया? जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण स्थापित किया। कारगिल संघर्ष के बाद पाकिस्तान की सत्ता पर जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में पाकिस्तान सेना ने सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। भारत में दलीय राजनीति आपातकाल के बाद पूरी तरह से बदल गई। इस कथन की समीक्षा उदाहरणों के साथ कीजिए। आपातकाल के बाद की राजनीति, आपातकाल की समाप्ति और लोकसभा चुनाव, आपातकाल की समाप्ति और लोकसभा के चुनाव की घोषणा के साथ ही राज व्यवस्था फिर से पटरी पर लौट आई। 1977 के चुनाव एक तरह से आपातकाल के अनुभवों के बारे में जनमत संग्रह थे। 1977 का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में कहा जा रहा है कि जो 1977 का जो चुनाव, उसके पहले जो भारत में आपातकाल व्यवस्था लगी थी, उस आपातकाल के अनुभवों के बारे में जनमत संग्रह था कि आपातकाल जो लगा, आपातकाल के बाद चुनाव हो रहा 77 में, इसमें जो जनमत मिलने वाला है वो किसके आधार पर? जो आपात लगा उसके अनुभवों के आधार पर जनमत संग्रह थे। उत्तर भारत में तो विशेष रूप से, क्योंकि यहां आपातकाल का प्रभाव सर्वाधिक अनुभव किया गया था। उत्तर भारत में विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़ा। जनादेश निर्णायक तौर पर आपातकाल के विरुद्ध था। सीख एकदम स्पष्ट थी और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी स्थिति यही रही। जिन सरकारों को जनता ने लोकतंत्र विरोधी माना, उसे मतदाता के रूप में उसने भारी दंड दिया। जिन सरकारों को जनता ने लोकतंत्र विरोधी माना, उसे मतदाता के रूप में उसने भारी दंड दिया, साथ मत नहीं दिए। इस अर्थ में देखें तो 1975-77 के अनुभवों की एक परिणति भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला को सुदृढ़ बनाने में हुई। मूल भाग 1977 का जो चुनाव था, 1975 में लगे आपातकाल का एक प्रयोग माना जाता है। इसमें जहां जहां आपातकाल का प्रभाव था, विपक्षी दलों के द्वारा जो लोकतंत्र बचाओ के नारे दिए रहे थे, उस आधार पर यहां कह सकते हैं कि जिन सरकारों को जनता ने लोकतंत्र विरोधी माना, वहां वो उन्हें मतदान कम किए। जनता ने लोकतंत्र का क्या किया? विरोधी माना। अठारह महीने के आपातकाल के बाद, देखो लोकसभा के चुनाव 1977, 18 महीने के आपातकाल के बाद, 18 महीने बीत चुके थे आपातकाल, उसके बाद 1977 के जनवरी माह में सरकार ने चुनाव कराने का निर्णय किया।
18 महीने पहले आपातकाल लगा था। उसके बाद 19 जनवरी में 1977 में सरकार ने चुनाव कराने का निर्णय लिया। इनके अनुसार सभी नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल से मुक्त कर दिया गया। जितने नेताओं का आपातकाल में बंद थे उनमें सबको मुक्त कर दिया। 1977 के मोर्चा में चुनाव हुए। ऐसे में विपक्ष को चुनावी तैयारी का बड़ा कम समय मिला, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन की गति बड़ी तेज थी। आपातकाल लागू होने के पहले ही बड़ी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के निकट आ रही थी। चुनाव के ठीक पहले इन राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर जनता पार्टी नाम से एक नया दल बनाया। विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के एक नया दल, जिसका नाम क्या रखा, जनता पार्टी बनाया। नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व स्वीकार किया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जो आपातकाल के विरुद्ध थे इस पार्टी में सम्मिलित हुए। कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी था। बाद में यह पार्टी भी जनता पार्टी में सम्मिलित हो गई। जगजीवन राम के नेतृत्व में भी एक पार्टी बनी थी जिसका नाम क्या था, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, और बाद में यह पार्टी भी जनता पार्टी में सम्मिलित हो गई। 1977 के चुनाव को जनता पार्टी ने आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दिया। इस पार्टी ने चुनाव प्रचार में शासन के अलोकतांत्रिक चरित्र और आपातकाल के दौरान किए गए बल प्रयोग और उत्पीड़न पर बल दिया। हजारों लोगों की गिरफ्तारी और हजारों लोगों की गिरफ्तारियां हुई और प्रेस के सेंसरशिप की पृष्ठभूमि में जनमत कांग्रेस के विरुद्ध था। प्रेस की सेंसरशिप की पृष्ठभूमि में जनमत जो है कांग्रेस के क्या था, विरुद्ध है। समाचार पत्रों से आंकड़े पता चल रहे थे कि जनमत जो है कांग्रेस के विरोध में है। जनता पार्टी के गठन के कारण यह भी सुनिश्चित हो गया कि गैर कांग्रेसी वोट एक ही जगह पड़ेंगे। बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि कांग्रेस के लिए अब बहुत कठिन समय आ गया, लेकिन चुनाव के अंतिम परिणामों ने सबको चौंका दिया। स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव हार गई। कांग्रेस को लोकसभा की मात्र 154 सीटें मिली थी। उसमें 35% से भी कम वोट प्राप्त हुए। जनता पार्टी और उसके सभी साथी दलों को लोकसभा की कुल 542 सीटों में से 330 सीटें मिली। स्वयं जनता पार्टी अकेले 295 सीटों पर जीत गई थी और उसे स्पष्ट बहुमत मिला था। उत्तर भारत में चुनावी वातावरण कांग्रेस के विरुद्ध था। कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में एक भी सीट न पा सकी। राजस्थान, मध्य प्रदेश में उसे मात्र एक सीट मिली। इंदिरा गांधी रायबरेली से और उनके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। इंदिरा गांधी रायबरेली से और उनके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। यद्यपि आप चुनावी परिणामों के मानचित्र पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि कांग्रेस देश में प्रत्येक स्थान पर चुनाव नहीं हारी थी। महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में उसने कई सीटों पर अपना नियंत्रण बनाए रखा था और दक्षिण भारत में राज्यों में तो एक तरह से उसकी चुनावी विजय का रथ चला था। इसके कई कारण है। पहली बात तो यह थी कि आपातकाल का प्रभाव प्रत्येक राज्य पर एक समान नहीं था। आपातकाल का जो प्रभाव था वह प्रत्येक राज्यों पर एक समान नहीं पड़ा। लोगों को बलपूर्वक उजाड़ने और विस्थापित करने अथवा बलपूर्वक नसबंदी करने का काम अधिकतर उत्तर भारत के राज्यों में हुआ था। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की प्रकृति में दूरगामी परिवर्तन आए थे। उत्तर भारत का मध्यम वर्ग कांग्रेस से दूर जाने लगा था। मध्य वर्ग के कई तबके जनता पार्टी को एक मंच के रूप में पाकर इससे आ जुड़े। इस अर्थ में देखें तो 1977 चुनाव मात्र आपातकाल की कथा नहीं कहते,
बल्कि इसके आगे भी कुछ बातों का संकेत करते हैं। तो इसी के साथ ही बच्चों आज के क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः अगले क्लास में मुलाकात होगी। तो यह दीर्घ उत्तरी के प्रश्नों का उत्तर था जो आप लोगों ने देखा, और मूल बातें यह है कि आप अपनी तैयारी कैसे, प्रश्नों पर किस प्रकार लिखना है, वही डायरेक्शन यहाँ से दिया जा रहा है। और ये सारे प्रश्न आपको, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, राजीव क्वेश्चन बैंक में यह संपूर्ण प्रश्न आपको बखूबी लिखे हुए मिल रहे हैं। तो 2024 का यहाँ सॉल्यूशन आपका चल रहा है। तो जय हिंद, जय भारत।